हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, मैंने ये चैनल जो है वो इसलिए बनाया है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इस चैनल पर एक एक सब्जेक्ट को डिटेल से बहुत ही ज्यादा पढ़ाया जाएगा, या फिर इसी नोट्स के जरिए, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव आकर पढ़ के पढ़ाऊं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो भी बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो सके। क्योंकि अगर आप एक किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बारीकी से पढ़ते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में निपुण हो जाते हैं और आपको वो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको एक एक चीज को आपको याद कराऊं, आपको एक एक चीज को आपको समझाऊं। तो जो हम एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के साथ। सबसे पहले मैं आपको यही दो सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। इसके बाद हम जो है ज्योग्राफी को लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है, क्योंकि मैं आपको ये तो गारंटी है कि मैं आपको इतनी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवा दूंगा कि आप कोई भी एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और आप उस एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकोगे। चाहे आप जितने भी उच्च लेवल का एग्जाम दें या फिर चाहे आप जितने भी निम्न लेवल का एग्जाम दें, क्योंकि अगर आप एक बहुत ज्यादा बारीकी से पढ़ते हो, डिटेल से पढ़ते हो किसी भी चीज को या किसी भी सब्जेक्ट को, तो आप अच्छे से अच्छा जो एग्जाम है, जो मतलब जैसे कहते हैं यूपीएससी आईएएस का एग्जाम आप अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो, और जैसे लोअर एग्जाम है आप उन्हें तो क्रैक कर ही सकते हो। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाना, बहुत ज्यादा बारीकी से पढ़ाना और एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाकर मैं खत्म करूंगा। दोस्तों, ये जो चैनल मैंने बनाए हैं, ये बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो है जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी बेहतर हो सके। और मैं आपको एक एक सब्जेक्ट को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आप कोई भी जॉब को, मतलब जिस भी जॉब में जो भी क्वेश्चन आते हैं जिस भी सब्जेक्ट से, उनको आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे, ठीक है। और आप जो है गवर्नमेंट जॉब को पा सकेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमने लिया है वो लिया है इकोनॉमिक्स। क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो शुरुआत है वो इकोनॉमिक्स से ही करूं। हालांकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स का नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप भूल सकते हैं कि मैंने ये चैनल किस लिए बनाया है और क्यों बनाया है, लेकिन जो आज बातें मैंने आपको बताई हैं कि इस चैनल पर हम जो है हर एक सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य कोई एक आध महीने में नहीं पूरा हो पाएगा। मुझे पता है इस बात को, अच्छी तरीके से अंदाजा है मुझे इस बात का। लेकिन जो मैंने लक्ष्य बन लिया है और जो मैंने आपको इसकी शुरुआत में जो पहले बताया है कि मैं एक सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसको कंप्लीट करने के लिए चाहे मुझे भले ही कितना भी ज्यादा टाइम लग जाए, 2 साल तो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि 2-2.5 साल मुझे इतने सब्जेक्ट्स को कवर करने में लग जाएगा। क्योंकि हम जो सब्जेक्ट है वो ऊपर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा बारीकी से पढ़ेंगे। तो मुझे अन्य चीजों से मतलब बुक्स है, अदर बुक्स है, उनसे नोट्स कंप्लीट करने होंगे। क्योंकि मैंने बहुत सी ज्यादा बुक पढ़ी है हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो मैंने लेकिन मैंने जो उसके नोट्स है वो तैयार नहीं किए अभी तक, लेकिन मैंने बुक पढ़ी है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि पहले मैं उस बुक को दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि मैं एक बुक को नहीं पढ़ता हूँ दोस्तों। मैं अलग अलग जो राइटर्स है उनकी हर एक बुक को पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा बुक है। क्योंकि आप अगर एक बुक पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आप एक ही सब्जेक्ट की 2-3 या 4 बुक पढ़ते हैं अलग अलग राइटर्स की, तो आपको और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। तो मैं उन सभी बुक से जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा इस लक्ष्य में आप साथ दीजिए। बाकी मैं इसमें दिन रात मेहनत करूंगा, आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरुआत कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। दोस्तों, ये जो हाईलाइटर है, पहले मैं सोचा था कि हाईलाइट करके पढ़ाऊंगा अंडरलाइन से, लेकिन मुझे इसमें कुछ क्लियरिटी कम नजर आई, इसलिए मैं सोचा कि ऐसे मैं आपको अंडरलाइन करके पढ़ाऊंगा पेन से ही ऐसे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ, इंडियन इकोनॉमी के साथ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और सबसे पहले जो शुरुआत है वो हम इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों। मैं
ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा हूँ कि पहले मैं ये जो सब्जेक्ट है इसकी शुरुआत कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा कि पहले जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, पहले मैं इसकी भूमिका बनाता हूँ। जो पहले मेरे 2-3 पार्ट आएंगे, पहले 2-3 जो क्लासेज आएंगी, वो पहले जो इंडियन इकोनॉमी है पहले उनकी मैं भूमिका बनाऊंगा अच्छी तरीके से। पहले उनमें मैं जो इकोनॉमिक्स टर्म है या इकोनॉमिक्स वर्ड है उनमें डायरेक्ट लेकर नहीं जाऊंगा आपको। पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भूमिका बना के दूं, क्योंकि किसी भी चीज की भूमिका होती है तभी वो उस चीज से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, सबसे पहले हम उसकी भूमिका जान लेते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा, कोई भी कहता है कि कहीं बुक में भी लिखा होता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आपने सोचा कि वो किस आधार पे कह रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है? आपने कभी ये सोचा है? तो दोस्तों, मैं जो आपको जो इसमें इकोनॉमिक्स में मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ आंकड़ों का ही खेल है। इकोनॉमिक्स आंकड़ों का ही खेल है। अगर आपने किसी भी उसमें इकोनॉमिक्स टर्म में अगर आपने आंकड़े मौजूद कर दिए, तो जो टीचर है चेक करने वाला, जैसे कि आप यूपीएससी मेंस में लिखते हो, अगर आप आंकड़े लिखते हो तो टीचर जो चेक करता है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो समझता है कि बच्चा पढ़ने वाला है और इस बच्चे को अच्छी तरीके जानकारी है, तो आपको आंकड़े देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्यों? क्योंकि भारत की जो 17वीं से 18वीं शताब्दी है, उसमें भारत की कम से कम 90% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न थी। मतलब जो 17वीं से 18वीं शताब्दी है, उसमें जो भारत की जो 90% जनसंख्या, देख लीजिए दोस्तों, 90% जनसंख्या की बात कह रहा है दोस्तों। जैसे कि ये भारत की जो जनसंख्या, ये आप इस भारत की जनसंख्या मान के चलिए, ये 10% जनसंख्या है और ये 90% जनसंख्या है। तो दोस्तों, ये जो 90% जनसंख्या है, ये जो है कृषि कार्यों में ये संलग्न थी 17वीं से 18वीं शताब्दी में, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि कार्यों में किसानों को बीच में समय मिलता है, क्योंकि दोस्तों जो कृषि कार्य जो लोग करते हैं, जो किसान करते हैं, उनको पूरे साल काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जब वो किसी फसल को बोते हैं तो फसल बोने और फसल कटने के समय में उनको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। फसल बोने और फसल जो पककर जो तैयार होती है, उसे फिर काटने के समय उनको जो है टाइम मिलता है। तो जो किसान उस टाइम को है, या फिर किसान के परिवार, या फिर किसानों की पत्नियां उस परिवार उस जो टाइम की है, उस टाइम को ऐसे खाली नहीं निकालते दोस्तों। उस टाइम वो अन्य काम करते हैं, जैसे छोटे मोटे काम हो गया, जैसे बीड़ी बनाना, मोमबत्ती बनाना, पत्तल बनाना, ये जो अन्य काम है ये उस टाइम में इन कामों को करते हैं। घर की महिला इनमें पूरा साथ देती है, जिससे लघु हस्तकला उद्योगों का भी विकास होता है कृषि के साथ साथ। देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना कि ये जो है, ये मतलब उस जो समय मिलता है बीच में, उसको खाली नहीं छोड़ते हैं। इस पर ये काम करते हैं, बीड़ी बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, पत्तल बनाते हैं, दोना बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं। तो मतलब जो ग्रामीण स्तर पर जो भी चीजें वो मतलब कर सकते हैं, वो कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो अपना जो समय है, ये अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। भारत में वर्तमान के मुकाबले पहले के लोग आत्मनिर्भर थे। दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि भारत में जो वर्तमान के मुकाबले पहले के लोग मतलब आत्मनिर्भर थे, किसी पर डिपेंड नहीं थे, अपने माँ बाप पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं थे, वो खुद से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते थे। लेकिन जो आज की जनरेशन है, वो बहुत ही पूरी तरीके से माँ बाप पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हो गई है। माँ बाप कुछ करेंगे तभी उन्हें करना है, अपनी मेहनत से तो कुछ करना नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसकी जो है भूमिका तैयारी कर रहा हूँ सबसे पहले आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में पहले एक भूमिका बैठ जाए, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स टर्म में जाएंगे। जो पहले के समय उद्योग है, उनको देख लेते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता था, आधारभूत संरचना क्या थी पहले के समय में, और इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है। आप जैसे मान लो कोई भी आप फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या क्या देखेंगे कि क्या क्या वहां पर मौजूद होगा। तो किस जगह पर आप फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे? आप फैक्ट्री उसी स्थान पर करेंगे जहां पर परिवहन हो, जहां पर आपको कच्चा माल आसानी से मिल जाए, जहां पर आपको पूंजी मिल सके, जहां पर आपको सस्ते श्रमिक मिल सके। क्योंकि अगर आपने जो है अपनी फैक्ट्री इन सभी चीजों के दूर कर ली, तो आपको इन सभी चीजों को मंगवाने में भी आपको उसमें ज्यादा परिवहन की लागत आएगी। ठीक है, तो मतलब ऐसे स्थान पर जो है उद्योग को स्थापित करना चाहेंगे जहां पर ये सभी चीजें उन्हें उपलब्ध हो, ये सभी आधारभूत संरचना उन्हें उपलब्ध हो। ठीक है, पहले के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद लोग आत्मनिर्भर थे। पहले के समय में तो इतने वो नहीं थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले के समय में इतना वो नहीं था, इतना परिवहन विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आत्मनिर्भर थे। कैसे? तो दोस्तों, वही हम एक एक करके जानेंगे।
जो पहले के समय के लोग हैं वो मतलब कार्य जो है उनके कार्य वंशानुगत होते थे। वंशानुगत मतलब जैसे कोई काम, जैसे पिता कोई काम कर रहा है तो बेटा भी वही काम करेगा और उसका बेटा का बेटा भी वही काम करेगा। गांव में तो ऐसे ही होता है ना, जैसे किसान खेती करता है तो उस खेती है जो उस खेत में जो किसान का जो सारा परिवार है वो लगा रहता है। ठीक है, वो कार्य वंशानुगत होते थे पहले के समय में। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज ये नहीं कि एक मतलब झाड़ू वाले का बेटा झाड़ू वाला ही बनेगा। ठीक है, आज जो है मतलब कि आज जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब विकास कर रहे हैं और अच्छी अच्छी जॉब पे जा रहे हैं। ठीक है, आज के समय में नहीं है ये कार्य वंशानुगत, ये पहले के समय की बात बता रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि पहले मैं जो आपको भूमिका बना रहा हूँ। इस समय में भारत में उत्पादित वस्तुओं की विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा मांग थी। दोस्तों अपने जो भारत की जो वस्तुएं हैं वो शुरुआत से ही उनकी जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उनकी मांग बहुत ज्यादा रही है। क्योंकि भारत के जो सूती कपड़े हैं, भारत का जो मलमल है, सूती वस्त्र है, ठीक है, वो मतलब पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। और दूर दूर के जो देश है वो भारत से इन सभी चीजों का निर्यात करते थे। मतलब दोस्तों आयात और निर्यात तो आप समझते हैं ना कि मतलब भारत से अगर कोई वस्तु, जैसे भारत ने किसी को वस्तु बेची तो भारत उस वस्तु का निर्यात कर रहा है। ठीक है, लेकिन किसी भी देश से भारत ने कोई वस्तु मंगाई तो भारत उस चीज का आयात कर रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। और इसके एग्जाम्पल देखिए कि मतलब कौन कौन सी चीजों की जो भारत में डिमांड अच्छी थी। ठीक है, भारत का जो रेशम है, भारत के जो मलमल है, सूती वस्त्र है, संगमरमर है, ये सभी विश्व प्रसिद्ध थे। मतलब पूरे विश्व में इनकी डिमांड थी। जो भारत की ये चीजें हैं। ठीक है, भारत ऐसे नहीं कहा जाता था सोने की चिड़िया, भारत को ऐसे नहीं कहते थे सोने की चिड़िया। भारत अपने आप बहुत ज्यादा विकसित था, बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर था। ठीक है, भारत में जो तरह तरह की कलाएं विकसित थी। आप खुद ही देख लीजिए ना कि भारत के लोग जो लकड़ी है उसमें नक्काशी करना सीखे थे। और जो आपने देखा होगा कि जो मेला लगता है गांव में, उस पर जो चावल के दाने होते हैं उस पर नाम लिखना, दोस्तों ये कोई आसान बात नहीं है। सिर्फ छोटे से चावल के दाने पर किसी का नाम लिखना ये आसान बात नहीं है। और ये भारत की जो कला है, ये आज की बात है, ये बहुत ही ज्यादा पहले से मौजूद थी भारत में। ठीक है, तो भारत जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा निपुण था, बहुत ही ज्यादा विकसित था। इन्हीं की वजह से विदेशी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित। जब विदेशी कंपनियों ने देखा, विदेशों के अन्य लोगों ने देखा कि भारत में इन सभी चीजों की इतनी ज्यादा मतलब इतने बेहतर तरीके से जो भारत है इतना प्रसिद्ध है इन सभी चीजों के लिए, तो क्यों ना भारत के साथ व्यापार किया जाए। क्योंकि अगर भारत से व्यापार करेंगे तो उन्हें भी फायदा होगा। ठीक है, जो इसी सब कारणों से जो विदेशी कंपनियां हैं, जो अंग्रेजी कंपनियां जो भारत में आई, इन्हीं सब कारणों से प्रभावित हुई। ठीक है, देखिए जो आभूषण होते हैं, आभूषण की डिजाइन करना, अब उन पर नक्काशी करना, इन सभी चीजों पर जो भारत के लोगों ने वो मतलब महारत हासिल कर रखी थी। पत्थरों पर नक्काशी, आपने देखा होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, एक एक करके मैं आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैंने अगर आपको प्रॉमिस किया है तो दोस्तों मैं इस रास्ते पर चलूंगा भी, वहां पर बताऊंगा जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि भीमबेटका गुफा में कितनी बेहतरीन चित्रकारियां प्रस्तुत है। ठीक है, ये जो है ना पत्थरों की नक्काशी, इन पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से चित्र बना रखे हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से नक्काशी कर रखी है। ठीक है, भारत शुरू से ही इन सभी चीजों का निर्यातक देश रहा है, मतलब निर्यात करता रहा है। मतलब भारत अपने देश से दूसरे देश में उन चीजों को भेजता रहा है शुरू से ही। ठीक है, भारत के मसाले, नील, सोरा, अफीम का भी विश्व में निर्यात होता था। मतलब इन सभी चीजों का भी निर्यात होता था विश्व में, अन्य देश इन सभी चीजों का भी निर्यात करते थे। ठीक है, जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि के साथ साथ अन्य कामों में भी निपुण थे, नक्काशी, मूर्ति निर्माण। मैंने आपको बताया कि भारतीय जो लोग हैं वो कृषि के साथ साथ अन्य काम भी करते थे, अन्य कामों में भी वो बहुत ज्यादा निपुण होते थे। ठीक है, उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी, क्योंकि जो कृषि के समय उन्हें टाइम मिलता है फसल बोने और कटने के समय, उसमें ये काम किया करते थे। ठीक है, जो भारत की 19वीं से 20वीं शताब्दी है, इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। दोस्तों मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया कि 17वीं से 18वीं शताब्दी में कि जो मतलब 90% लोग हैं वो कृषि कार्यों में संलग्न थे। लेकिन यहाँ पर जो 19वीं से 20वीं शताब्दी है, यहाँ पर 90% से 80% लोग आ गए, 85% लोग आ गए कृषि कार्यों में। तो मतलब जो 5% लोग हैं उन्होंने अपने कृषि कार्य को बदल लिया, मतलब कि वो अब कृषि नहीं कर रहे हैं। और जब अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी
जो है जो मानव की मतलब अगर अपने कार्य को छोड़ता है तो उस कार्य को छोड़ने का उसके पीछे एक कारण होता है, क्योंकि कोई मतलब अपनी शौक से मतलब कोई कार्य नहीं छोड़ता है। तो जो उसका कारण क्या था कि मतलब क्या परिवर्तन आया था भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो देखते हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया था, सबसे पहले उसमें देखते हैं कृषि की स्थिति, कि मतलब उस समय कृषि की स्थिति क्या थी। धीरे धीरे भारतीय लोग कृषि छोड़कर अन्य कार्यों में परिवर्तित होने लगे। लेकिन क्यों, मैं आपको ये बात अभी बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पहले 90% थे, उससे 85% जनसंख्या हुई कृषि कार्य में करने वाले। 5% जो लोग हैं उन्होंने अपने कृषि कार्य को ही बदल लिया। लेकिन क्यों बदला, इसका कारण मैं बताऊंगा, अभी आपको आगे बताऊंगा। जो जीवन निर्वाह का जो साधन है वो अभी भी कृषि था। हालांकि जो जीवन निर्वाह मतलब जो भोजन के लिए आवश्यक सामग्री है, वो सभी चीजों के लिए कृषि पर ही निर्भर था। ठीक है, वो मतलब कृषि ही प्रमुख थी जीवन निर्वाह के साधन के लिए। हालांकि अभी भी 85% जनसंख्या कृषि कार्यरत थी। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ 5% लोगों ने उन्होंने अपना कृषि कार्य वो जो चेंज कर लिया था। लेकिन क्यों कर लिया था, इसकी भी महत्वपूर्ण कारक है। इनका कारण क्या था, कुछ लोगों ने 5% ने कृषि छोड़ दी। ठीक है दोस्तों, हम इन सब का कारण देखेंगे, क्योंकि अगर आपने कई कारण समझ लिए तो आप जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैं शुरू कर रहा हूं, इसकी भूमिका आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे कि जो मतलब अंग्रेजों की नीतियां हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश द्वारा संचालित होना, वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो मतलब जो औपनिवेशिक जो मतलब अंग्रेजों की नीतियां थी भारतीय अर्थव्यवस्था में या फिर कहीं अर्थव्यवस्था में, बहुत ज्यादा खराब थी। अंग्रेज जो है भारतीयों से बहुत ज्यादा लगान ले रहे थे। आपने सुना ही होगा दोस्तों, इस पर जो है लगान, वो आमिर खान की लगान फिल्म भी बनी हुई है। जो अंग्रेज लोग हैं भारत से बहुत ज्यादा लगान लिया करते थे। ठीक है, अब अगर आप ही सोचिए कि भारत के लोगों से कोई मतलब 50 से 80% तक कोई मतलब लगान लेगा, तो भारत के लोग कृषि कार्य करेंगे, क्योंकि वो अपने 20% लोग अपने परिवार का ही भरण पोषण नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों को लगान क्या देंगे। तो इसीलिए उन्होंने मतलब अपने कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में जो है जो लोग हैं परिवर्तित हो गए। अब इसका एक कारण बताऊंगा कि जो लगान है वो किस तरीके का था, कहाँ लगान लेते थे और वो लगान कैसे वसूल करते थे। एक एक बात बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और इसका जो मैंने बताया कि इसका जो कारण है वो भू राजस्व प्रणाली। दोस्तों, भू राजस्व प्रणाली कोई नया वर्ड नहीं है। भू राजस्व प्रणाली का मतलब होता है लगान या फिर कर या फिर टैक्स वसूल करना। ठीक है, ये कोई नया वर्ड नहीं है, आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। 19वीं से 20वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। मैंने बताया औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्योंकि जब किसी देश की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की परिभाषा सुनिए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश द्वारा संचालित होना। तो मतलब भारत की देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटेन द्वारा संचालित थी। तो इसलिए वो भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था अन्य देश द्वारा संचालित होना या चलाई जाना, इसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो भू राजस्व प्रणाली है, भू राजस्व प्रणाली को अंग्रेजों के लगान कर लेने के तरीके को ही भू राजस्व प्रणाली कहा जाता है। मैंने बताया ना कि भू राजस्व प्रणाली कोई नया वर्ड नहीं है। ये मतलब अंग्रेज किस तरीके से कर लेते थे, ये उनके कर लेने का तरीका था। ठीक है, और भू राजस्व प्रणाली को भू धृति पद्धति भी कहते हैं, लैंड टेंस्योर सिस्टम। ठीक है, और इसका जो कर लेने का सबसे पहला तरीका था, अब वो कर किस तरीके से लेते थे ये भी तो डिपेंड करता है। अब जो कर लेने का जो सबसे पहला तरीका था वो था स्थायी बंदोबस्ती। कर लेने का जो सबसे पहला तरीका था स्थायी बंदोबस्ती। मैं भी आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से कर लेते थे। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्ती को विश्वदारी प्रथा भी कहते हैं, जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, माल गुजारी प्रथा भी कहते हैं और जागीरदारी प्रथा भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक नंबर में आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो हम जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं और हमें एक एक चीज को डिटेल में लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में स्थायी बंदोबस्ती की जगह विश्वदारी दे दी तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मैंने तो स्थायी बंदोबस्ती पढ़ा है, मैंने विश्वदारी तो पढ़ी ही नहीं, तो ये मतलब कहां से क्वेश्चन दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ी तो ये आपकी गलती है कि आप किस तरीके से स्टडी करते हो। ठीक है, इसे आप याद रखिए, इसके अन्य नाम विश्वदारी, जमींदारी, माल गुजारी, जागीरदारी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्ती जो लगान लेने का जो तरीका था, ये लगान लेने का एक जो है तरीका था। ठीक है, ये लगान लेने का एक टाइप था। अब इसमें क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय के जो है
भारतीय गवर्नर थे, मतलब उस समय के गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो स्थायी बंदोबस्ती शुरू की गई वो की गई 1793 में। और ये एक नंबर में पूछता है कि स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई, तो आपका जवाब होगा 1793। ठीक है। और ये स्थायी बंदोबस्त जो किसको सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया, दोस्तों ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में अच्छी तरीके से पूछता है बिल्कुल मैं, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में बताते चलूंगा कि ये एग्जाम में इस तरीके से पूछता है। ठीक है, और इसको जो सबसे पहले लागू किया गया वो किया गया बंगाल में, या आप याद रखिए। उसके बाद बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं कर्नाटक में लागू की गई स्थायी बंदोबस्ती। अब ये स्थायी बंदोबस्ती में होता क्या था दोस्तों, स्थायी बंदोबस्ती में था क्या, इसे हम देखते हैं। ठीक है, स्थायी बंदोबस्ती में जो मतलब अंग्रेज है, पहले अंग्रेजों को पहले मतलब आप खुद ही सोचिए कि अंग्रेज तो पहले व्यापार के लिए आए थे ना। शुरुआत में तो अंग्रेज व्यापार के लिए आए थे। क्या वो अपने साथ इतने सैनिक लेके आए थे कि मतलब वो मतलब अपना व्यापार भी कर सके और लोगों से कर भी वसूल करें। मतलब गांव है, जो इतने सारे गांव हैं भारत में, इतनी सारी जगह है, उन एक एक गांव में जाकर एक एक किसान से कर वसूल लेना, क्या ये अंग्रेजों के लिए आसान था? क्या अंग्रेजों के पास इतने सिपाही थे? क्या अंग्रेजों के पास इतने कर्मचारी थे कि मतलब भारत के हर एक गांव में जाकर हर एक किसान से कर वसूलना? उनके पास इतने कर्मचारी नहीं थे दोस्तों, क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो भारत में शुरुआत में व्यापार के लिए ही आए थे। तो शुरुआत में उनकी जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा कम थी। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम जो मतलब गांव है, गांव के जमींदारों को पकड़ लें। पकड़ने का मतलब गांव के जो जमींदार हैं उन्हें मतलब उन्हें ये काम लगान लेने का जो काम है, टैक्स लेने का जो काम है, उन्हें ये काम सौंप दें। और उस टैक्स का जो कुछ भाग होगा वो हम जमींदारों को दे दिया करेंगे, और जो मतलब बहुत सारा जो भाग होगा वो हम अपने खुद के पास रख लेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने यही तरीका अपनाया है स्थायी बंदोबस्ती में। स्थायी बंदोबस्ती में कुछ नया नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताया ना, जमींदार मतलब जो गांव के जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जमींदार मतलब जिनके पास गांव में अत्यधिक भूमि है। ठीक है, जो अत्यधिक भूमि के जो मालिक है उनको ये काम सौंप दिया। देखिए हम इसके बारे में एक डिटेल से पढ़ेंगे। अंग्रेजों के लिए इसे वसूलना प्रारंभ में आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास इतने अधिकारी नहीं थे कि वे हर एक गांव से हर एक किसान से मतलब कर वसूल सके। ठीक है, मैंने आपको यही बताया ना, क्योंकि शुरुआत में तो वो व्यापार के लिए उद्देश्य से ही आए थे। और इस चीज में इनकी हेल्प की सर जॉन सोर और जेम्स ग्रांट ने। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उसके सलाहकार थे। ठीक है, इन्होंने जो है जॉन सोर और जेम्स ग्रांट ने कॉर्नवालिस को सलाह दी। अब क्या सलाह दी दोस्तों वो देखते हैं कि गांव में जिसके पास अधिक भूमि है, जमींदार मतलब ये उसी को इंडिकेट कर रहा है, उन्हें यह काम सौंप दो। हम जमींदारों को लगान का कुछ हिस्सा देते रहेंगे। मतलब ये जो टैक्स लेने का कार्य है ये हम जमींदारों को सौंप देते हैं। टैक्स लेने का कार्य ये हम जमींदारों को सौंप देते हैं, और उनकी जो मतलब है कुछ हिस्सा जो कर का कुछ हिस्सा है वो हम जमींदारों को दे देंगे, और जो बाकी हिस्सा वो हम खुद रख लेंगे। क्योंकि पहले के लोग तो मतलब इतने नहीं थे कि हम अपने ही राज्य को, क्योंकि जो पहले के लोग थे वो अपने ही देश के, अपने ही गांव के लोगों का शोषण करते थे। बदुआ मजदूरी से अपने गांव के लोगों का शोषण करते थे। तो वो तो जो जमींदार थे वो तो और शोषण करना चाहते थे। ठीक है, तो जो जमींदार भी इस बात को राजी हो गए। ठीक है, इन्होंने जमींदारों को पकड़ा और उन्हें ये काम सौंप दिया। और जो मतलब टैक्स वसूलते थे वो जो 1/11वां भाग है वो जमींदार को मिलता था। मतलब अगर आपने 110 रुपए की आपने अगर वसूली की है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, 110 रुपए की वसूली की है, तो उसका जो 11वां हिस्सा जो है 10 रुपए वो तो जमींदार रखेगा, और जो 100 रुपए है वो अंग्रेज रखेगा। मतलब 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास और जो 10/11वां हिस्सा वो अंग्रेजों के पास जाएगा। इसे ही स्थायी बंदोबस्ती कहा जाता है। बस दोस्तों ये कोई टफ वर्ड नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और इतना आसान वे में पढ़ाऊंगा ना कि आप भी दोस्तों क्या याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो मतलब है कि आपके दिमाग में हर एक चीज को बिठा देना, बिल्कुल सेट कर देना उसको। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। और जो इस लगान लेने का जो दूसरा तरीका था वो था महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी में क्या था अब इसमें देखते हैं। ये भूरा जिसका दूसरा तरीका था। मतलब जो अंग्रेज जो टैक्स लेते थे उनको उसका ये दूसरा तरीका था। पहले तो मतलब जमींदारों के जरिए टैक्स वसूल कर लिया, अब ये जो टैक्स का ये दूसरा तरीका था। ठीक है, अब ये जो आया ही क्यों अस्तित्व में,
आप ये बात सोचिए ना कि जब जमींदारों को, अंग्रेजों ने जमींदारों को काम दे दिया तो ये आया ही क्यों अस्तित्व में? सरकार ने, मतलब जो अंग्रेज लोग थे ये इसको क्यों लेके आए? तो दोस्तों अंग्रेज इसको इसलिए लेके आए क्योंकि हर एक गांव में या तो जमींदार नहीं थे या जमींदार थे तो मतलब बहुत ही ज्यादा जमींदार थे। ठीक है, अब उन जमींदारों के बीच में कंपटीशन आएगा कि जो मतलब टैक्स वसूलने का काम ये सरकार किसको देगी? आप सोच रहे हैं ना कि दोस्तों कि या तो किसी गांव में बिल्कुल ही जमींदार नहीं है, ठीक है, तो मतलब उस गांव का जो मतलब टैक्स है वो कौन वसूलेगा? ये पहला सवाल तो ये पैदा हो गया। मान लीजिए किसी किसी गांव में 10-15 जमींदार हैं, ठीक है, तो मतलब 10-15 जमींदारों में से जो टैक्स का काम था वो कौन संभालेगा? ये अंग्रेजों के सामने समस्या आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए महालवाड़ी का जो दूसरी जो बुरा उसका तरीका था वो लाया गया। ये आया क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहां ये तो जमींदार नहीं थी या एक से अधिक जमींदार। दोस्तों बताया मैंने आपको भाई, ठीक है। जो महाल का अर्थ होता, महालवाड़ी मतलब महाल का जो अर्थ होता वो होता ग्राम समुदाय। ग्राम समुदाय मतलब जो आप टैक्स है, जो कर है वो ग्राम समुदाय वसूलेगा, क्योंकि जो ग्राम समुदाय तो हर एक गांव में होता है दोस्तों, क्योंकि हर ग्राम समुदाय का मतलब जो गांव के जो कुछ प्रमुख लोग होते हैं, जो गांव के मुखिया होते हैं, उन्हें कहते हैं, वो ये काम करेंगे, वो टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, और ये जो 1822 में ये लागू की गई मैकेंजी द्वारा, ये आपसे पूछता कि कब लागू की गई और किसने लागू की? मैकेंजी द्वारा 1822 में लागू की गई। और इसको जो सबसे पहले वो यूपी, एमपी, पंजाब में लागू किया गया, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि मतलब यहाँ पर ज्यादा भूमि की जाती है, मतलब ज्यादा कृषि की जाती है। ठीक है, और इसके उत्पादन का 80% टैक्स भरना पड़ता था। दोस्तों देखिए महालवाड़ी में क्या था कि मतलब उत्पादन का, अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो आपको 80 जो रुपए वो सरकार को देना होगा, 80 रुपए अंग्रेजों को देना होगा, आपको सिर्फ 20 रुपए रखना होगा। तो देख रहे दोस्तों मतलब कितनी बुरी तरीके से हमारे लोगों का शोषण किया गया है। आपको एक ज्यादा, क्योंकि मैं आपको ये जो आंकड़े हैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स आंकड़ों का ही खेल है। ठीक है, 80% तक मतलब टैक्स भरना पड़ता था। यह कृषि न करने का बड़ा कारण था। दोस्तों अब अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से 80 रुपए किसी और ने ले लिया, आपसे छीन लिए, तो क्या वो काम आप करेंगे? दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि 80% तक जब आप टैक्स लेंगे कृषि में तो कौन कृषि कार्य करना चाहेगा? तो यही कारण था, ये जो मेन कारण ये था। ठीक है, क्योंकि 80% तक जब टैक्स लेंगे तो कोई भी जो व्यक्ति है वो मतलब कृषि करना नहीं चाहेगा। हालांकि लॉर्ड बेंटिंग विलियम आए थे जब जो गवर्नर जनरल बन के, उन्होंने इसको 66% कर दिया इस लगान को। जब डलहौजी आए उन्होंने इसको 50% कर दिया। दोस्तों हमने दो जो है लगान लेने के तरीकों को पढ़ लिया। अब ये जो तीसरी जो लगान लेने के तरीके है इसे भी देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी क्यों लाया गया दोस्तों, इसे भी देख लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि जमींदार को मतलब काम दे दिया, अगर वो धोखाधड़ी करेगा, धोखाधड़ी का मतलब है कि उसने सरकार को कम बताया कि इतना लगान नहीं, हमने इतना लगान वसूला है। मान सपोज करिए कि जमींदार ने 120 रुपए का लगान वसूला है, ठीक है, पूरे गांव से। तो 120 रुपए में से जमींदार जो है वो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है उस समय की अंग्रेजों की, वो उसको बताता है कि हमने 110 रुपए का टैक्स वसूला। तो मतलब जो बीच के 10 रुपए वो तो जमींदार पहले ही खा गया। जो 120 रुपए के जो मतलब 10 रुपए है वो तो जमींदार पहले ही खा गया। आप 110 में से जो 1/11वां हिस्सा वो भी जमींदार को मिलेगा। तो जब ये भ्रष्टाचारी जब बढ़ गई तो इसीलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बुरा इसकी तीसरी प्रणाली थी, क्योंकि रैयत का अर्थ ही होता है किसान। मतलब किसान जो है वो स्वयं जाकर अपना टैक्स वसूले, किसान जो है वो स्वयं जाकर अंग्रेजों को अपना टैक्स दे। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से किसान अपना टैक्स स्वयं सरकार को भरे। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया और इसे पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट का ये आप देख लीजिए यहाँ पर कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। पायलट प्रोजेक्ट होता है कि मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसी एक स्थान पर सबसे पहले शुरू करके देखा गया कि क्या ये व्यवस्था सही है। जब उस स्थान पर ये व्यवस्था सही पाएगी तो इसे कई जगहों पर लागू कर दिया गया। ठीक है, यह व्यवस्था टॉमस रो द्वारा लाई गई थी। एक नंबर पूछता है आपसे कि इस व्यवस्था को कौन लेके आए थे, तो सर टॉमस रो। और ये 1792 में स्टार्ट की गई। दोस्तों ये जो है जो स्थायी बंदोबस्ती है वो 1793 में आया था। ये उससे भी 1 साल पहले की है। ठीक है, इससे 1 साल पहले आ गई थी। और ये जो सबसे पहले से मद्रास में लागू किया गया और 1835 में जो बिनगेट ने मुंबई में लागू कर दिया गया। 1835 में मुंबई में, और ये असम में भी इसे लागू किया गया। और इसमें जो कर था वो 30 से 35% तक देना पड़ता था। धीरे धीरे ये जो कर है इसकी
जो मतलब प्रतिशत है ये बढ़ता गया, इसे 50% बढ़ गया और इसके आगे भी ये बढ़ता गया। देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से मतलब हमारे देश का शोषण हुआ, हमारे देश के जो लोग हैं उनका शोषण हुआ है। ठीक है, अंग्रेजों की नीतियों की वजह से ही, अंग्रेजों की इन्हीं सब नीतियों की वजह से ही लोग किसान है वो कृषि कार्य छोड़ रहे थे। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब इतना इतना कर लिया जाएगा तो किसान की मजबूरी हो जाएगी उन्हें काम छोड़ने को। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया शुरू में कि 5% जो लोगों ने कार्य जो अपना कृषि कार्य परिवर्तित किया था वो इन्हीं सब कारणों की वजह से था। क्योंकि अब लोगों का अपना परिवार को जो है पेट भरने की भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती, क्योंकि जब इतने प्रतिशत तक टैक्स लेंगे तो मतलब वो जो अपने परिवार का भी भरण पोषण नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जो इसका एक और कारण था कि जो मतलब लोग हैं उन्होंने अपना जो कृषि कार्य परिवर्तित कर लिया था वो था नकदी फसलों का उगाया जाना। क्योंकि दोस्तों जो है कि जो अंग्रेज है उन्होंने नकदी फसलों को उगाना कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, कि आपको इतने हिस्से पर नील की खेती करनी ही करनी है या इतने हिस्से पर नकदी फसल आपको उगाना ही है। नकदी फसल क्या होता है दोस्तों, कि ऐसी फसल जिसका मतलब जिसका बहुत ज्यादा बड़ा भाग हम स्वयं उपभोग ना कर सकें। जैसे कि आप नील मान लीजिए, चाय मान लीजिए, कपास मान लीजिए, गन्ना मान लीजिए, कि आप स्वयं है उस फसल का कितना उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उपयोग तो कर सकते हैं आप गन्ने, कपास, नील का, लेकिन उसको पूरा तो उपयोग नहीं कर सकते ना आप उसको। जैसे अनाज है, अनाज को आप पूरा उपयोग कर सकते हैं, उसको रख कर खाते रहते हैं हमेशा। ठीक है, उसका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन जो गन्ना, कपास, नील, चाय, अफीम है, ये सब नकदी फसलें, इनका हम ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें मतलब बेचना ही पड़ेगा। तो ये व्यापारिक फसलें भी है नकदी फसलें। ठीक है, ऐसी फसल जिसका उत्पादन करने के बाद उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल खुद के जीवन में नहीं कर सकते, बताया दोस्तों मैंने आपको। जैसे अफीम, चाय, नील, कपास, गन्ना। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में कच्चे माल की आपूर्ति भारत से ही होती थी। क्योंकि इंग्लैंड में जो उस समय जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति कब से कब तक हुई दोस्तों? औद्योगिक क्रांति जो हुई है इंग्लैंड में वो ये 1780 से 1850 तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति थी। मतलब वहां के लिए कच्चा माल वो भारत से ही जाता था। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजों ने नकदी फसलों को भारत में उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने किसानों को उचित मूल्य भी नहीं देते थे दोस्तों। ये तो जबरदस्ती होगी ना, कि मतलब एक तो आप जो फसल उगवा रहे हैं जबरदस्ती, और उसका जो है आप उसका उचित रेट भी नहीं दे रहे हैं। अंग्रेज ने पता क्या किया कि आपको जैसे आपके पास इतना खेत तो आपको इतने भाग में नील की खेती करनी है, प्लस इस जो नील का उत्पादन होगा उसका रेट तुम नहीं, उसका रेट मैं तय करूंगा। मतलब अंग्रेज तय करेंगे उसका। तो ये तो जबरदस्ती होगी ना, वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी तय कर देते थे। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती करवाई, जिसे तीन कटिया पद्धति कहते हैं दोस्तों। ये जो है नील की खेती चंपारण में थी, जब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो उन्होंने जाकर ये समाप्त करवाया था। ठीक है, यह भी एक कारण था कृषि कार्य न करने का। ठीक है दोस्तों, पता है ना जब खाद्य फसलों की जगह आप व्यापारिक फसलें उगाएंगे, नकदी फसलें उगाएंगे, तो कौन मतलब कृषि कार्य करना चाहेगा। ठीक है, अब इसका न्यू पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, मतलब कि जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी उस पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे हम, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ही कहेंगे। कि मतलब उस समय का कितना विकास हुआ है, क्या अंग्रेजों ने जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की जो उस समय की अर्थव्यवस्था थी उसके लिए कुछ किया, तो वो देखते हैं दोस्तों। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे हस्तकला उद्योगों को प्रभावित करके बंद करवा दिया दोस्तों। इन्होंने जो भारतीय उद्योग थे उनके लिए कोई नया कार्य तो नहीं किया, लेकिन जो भारत के ही जो उद्योग थे, छोटे मोटे जो उद्योग जो भारत के ही थे, उन्हें ही इन्होंने बंद करवा दिया। कैसे? आप सपोज करिए कि अंग्रेज जो है वो यहाँ से कच्चा माल लेकर इंग्लैंड जा रहे हैं, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेज रहे हैं, और वहां पर इंग्लैंड में फैक्ट्रियों से तैयार माल को, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब वहां उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता, तो कच्चा माल भारत से इंग्लैंड लेके जाते थे। ठीक है, इंग्लैंड लेके जाते थे तो वहां पर मालों को तैयार करते थे। ठीक है, फिर तैयार माल को ही भारत में लेकर आते थे, और जो उस समय जो तैयार माल भारत में आता था उसकी जो कीमत है वो दुगनी हो जाती थी। कि मतलब उसकी जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेजों का सामान था वो मतलब थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता था दोस्तों, क्योंकि जो भारत है वो भारत तो हाथों से किसी भी चीज का निर्माण करता था, और जो अंग्रेज है वो मतलब मशीन से निर्माण करता था। तो जो भारतीय लोग हैं उनको मतलब अंग्रेजों के जो सामान है वो ज्यादा बेहतर लगे। ठीक है, तो भारत के लोग हैं जो अंग्रेजों का सामान खरीदने लगे। जब अंग्रेजों का सामान खरीदने लगेंगे तो जो भारत के अपने उद्योग धंधे हैं वो स्वयं बंद हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे हस्तकला उद्योगों को प्रभावित करके बंद करवा दिया, और जब बंद करवाया तो अंग्रेजों ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया बिल्कुल।
कि भाई जैसे पढ़े हैं पढ़े रहने दो इन्हें, ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो भारत के जो मतलब कुछ अच्छे लोग हैं, जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजों से डिमांड की कि कुछ उद्योगों को भारत में भी खोला जाए। तो अब अंग्रेजों ने खोले भारत में भी, लेकिन क्यों, वो उनमें भी अंग्रेजों की अपनी ही चाल थी। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको, वो भी एक भूमिका के अंतर्गत ही आएगा। जो अंग्रेजों ने है वो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे दुष्परिणाम था, ये दुष्परिणाम साबित हुआ। दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होता है, मैं आपको ये जब इकोनॉमिक्स टर्म है ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप जो वो समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय मतलब देश की कुल आय। बिल्कुल कोई ये देश है, इस देश के अंतर्गत जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, मतलब कितने रुपए की वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आय मतलब देश की टोटल इनकम। और ये प्रति व्यक्ति आय मतलब कि देश में जो एक व्यक्ति है उसकी आय कितनी है, ठीक है, ये वही बता रहे हैं। इन पर कभी ध्यान नहीं दिया और इसका दुष्परिणाम है जो वो मतलब बहुत ज्यादा हुआ भारत पर, ठीक है। हालांकि हमारे देश के कुछ नेताओं ने इन पर ध्यान दिया कि जो हमारे देश के जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने सबसे पहले 1867 में प्रति व्यक्ति आय की गणना की, और उस समय जो इन्होंने बताई वो 20 रुपए प्रति वर्ष थी, मतलब एक वर्ष में एक व्यक्ति 20 रुपए कमाता है, ठीक है। और इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने एक बुक लिखी है, इन्होंने एक जो बुक लिखी है उसका जो नाम है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने धन निष्कासन का भी सिद्धांत बताया। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है दोस्तों, ये कोई नया नहीं है, इसमें यही बताया गया कि जो मतलब जो अंग्रेज है वो किस तरह से जो भारत का जो संसाधन है, भारत के संसाधन है वो अपने अंग्रेजों में लेकर जा रहे हैं, मतलब अपने देश में लेकर जा रहे हैं और अपने देश का विकास कर रहे हैं और हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, ठीक है। यही है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन मतलब अपने देश से धन का निष्कासन होना, ठीक है। इस बुक में जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने बताया कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे देश के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, वही बताया दोस्तों। इसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहा गया है और इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया, ठीक है। अभी देख लेते हैं, एम.जी. रानडे और जॉन डिग्वी ने भी इसका प्रयास किया कि प्रति व्यक्ति आय का और राष्ट्रीय आय का प्रयास किया, ठीक है। और इन्होंने कुछ प्रयास तो किया लेकिन दोस्तों कुछ खास रिजल्ट नहीं आया इसका। जो लॉर्ड कर्जन है ये 1880 के समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को बताया कि 30 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, मतलब जब 1867 में दादा भाई नौरोजी ने बताया था 20 रुपए है, और इसके कुछ समय बाद जो है लॉर्ड कर्जन ने बताया 30 रुपए प्रति व्यक्ति आय। लेकिन जो दोस्तों सबसे मान्य है वो है डॉक्टर V.K.R.V. राव की। इन्होंने बताया कि 1931 से 32 के दौरान ये जो आय है ये बढ़कर प्रति व्यक्ति 62 रुपए प्रति व्यक्ति वर्ष हो गई है, और ये सर्वमान्य है, तो आप इसी को याद रखिए। जो आजादी के वक्त है, जो 1944 से 46 के वक्त है, वो 204 रुपए प्रति व्यक्ति वर्ष हो गई, मतलब एक व्यक्ति एक वर्ष में 204 रुपए कमाता है। दोस्तों आजादी के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था थी। अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कुछ जो नियंत्रण है वो सरकार का और कुछ सामंतों का कंट्रोल रहना है, और इसे सेमी फ्यूडल इकोनॉमी भी कहा जाता है, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को। तो दोस्तों आज का जो पार्ट है वो हमारा यही समाप्त होता है। अगर आप बोर हो गए होंगे तो दोस्तों सॉरी माफी चाहता हूँ इसके लिए कि वीडियो जो 38 मिनट के आसपास हो चुकी है। दोस्तों आप इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज्यादा समझाना होता है इसमें, क्योंकि इकोनॉमिक्स समझने की ही चीज है। बिल्कुल आपको किसी भी चीज को रटाया नहीं जा सकता। अगर आप किसी भी चीज को समझ लेंगे तो आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी। अगर आप रट के करेंगे तो आप कितने दिनों तक याद रख पाएंगे, 2-4 दिन तक याद रख पाएंगे, अगले दिन आप फिर भूल लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्ट को कवर करवाऊंगा, और आप जो सबसे पहले हमने शुरुआत की है वो इकोनॉमिक्स के साथ की है, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे इसमें पूरा साथ दीजिए। बाकी मैं आपको जो कंपटीशन के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।